नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पता है दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई हैं। उसी को दृष्टि में रखते हुए हमने सीटेट के प्रैक्टिस सेट प्रारंभ कर दिए हैं। दोस्तों उसी क्रम में यह ईवीएस का प्रैक्टिस सेट होगा। आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा, अतः आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हमारे चैनल में इसके पूर्व में बनाए गए प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं हमने, तो आप उनको जा कर के एक बार ज़रूर देखिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इस वीडियो पर हम उनको शामिल कर रहे हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध कर दिया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। इस अनुसंधान के लिए उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपके ऑप्शन हैं चार्ल्स डार्विन, मेंडल, ठीक है, गोगर मेंडल, जॉर्ज मिस्टल और रोनाल्ड रॉस। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रोनाल्ड रॉस ने दोस्तों, ठीक है, मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का पता लगाया था। ठीक है, और उन्होंने ये बताया था कि जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है, मादा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, जिसका नाम है एनाफ्लीज नामक मादा मच्छर के काटने से दोस्तों मलेरिया होता है। ठीक है, ये एक तथ्य एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखिए। चार्ल्स डार्विन के बारे में जानते हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनकी पुस्तक बहुत पूछी जाती, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक, इन्होंने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था जीवों का विकास क्रम। ठीक है, जीवों के विकास क्रम का सिद्धांत दिया था। उन्होंने उसमें बताया था कि जीव संघर्ष करते रहते हैं, और उन्होंने कहा था सर्वाइवर ऑफ फिटेस्ट, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक है, वो योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था आपने उसी सिद्धांत के अंदर, और उन्होंने ये बताया था कि वही मतलब जीव जीवित रहता है, ठीक है, जो संघर्ष करता है, ठीक, जो वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर लेता, ढाल लेता है, और बाकी जो कमज़ोर होते हैं वो मर जाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होता है वो मतलब जीवित रहता है, सर्वाइव करता है। ठीक है, बाकी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इन्होंने ऐसी बात कही थी। मेंडल ने दोस्तों आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। मिस्टल ने दोस्तों, ये स्विट्ज़रलैंड के एक इंजीनियर थे, इन्होंने हुक का आविष्कार किया था। आगे चलते हैं। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द, ठीक है, पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। ठीक है, अब आपको बताना है कि रजत किस रोग से पीड़ित है। ऑप्शन है आपके मियादी बुखार, अतिसार, हैजा, मलेरिया। ठीक, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मलेरिया। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। कपकपी यानी ठंड लगती है, जब आपको मलेरिया का बुखार होता है तो इसमें बहुत ठंड लगती है दोस्तों। और मलेरिया की दवा जो दोस्तों कुनैल की छाल, ठीक है ना, कुनैन एक वृक्ष है, कुनैन की छाल से बनाई जाती है जो बहुत कड़वी होती है, इसीलिए उसने कहा कड़वी दवाई दी। ठीक, और मियादी बुखार दोस्तों, ये आप टाइफाइड होता है। ठीक है, आपको पता ही आँत से संबंधित है, आँत को प्रभावित करता है, और दोस्तों ये दूषित जल से होता है। ठीक है, अतिसार, डायरिया, ये दूषित भोजन के कारण होता है, और हैजा दोस्तों ये भी दूषित जल भोजन से होता है। ओके, आगे चलते हैं। अलाब्रूनी कौन थे? ठीक है, अलाब्रूनी कौन था? ऑप्शन है आपके, वहाँ एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। वह अफ़गानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था। थर्ड ऑप्शन है, वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। लास्ट ऑप्शन है, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। तो दोस्तों अलाब्रूनी के विषय में आपका ऑप्शन हो जाएगा, वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था, यानी ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अलाब्रूनी महमूद गजनबी जो थे उनके साथ ये भारत आए थे। महमूद गजनबी, ठीक है, गजनबी, इन्होंने भारत में 17 बार आक्रमण किया था।
महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ का मंदिर, ठीक है, जो भगवान शिव से संबंधित था, ये गुजरात में है, ठीक, वहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया था। और इन्हीं के साथ दोस्तों महमूद गजनवी के साथ ही अल बरूनी भारत आए थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तारीख़ हिंद, तारीख़ हिंद, जिसमें भारत का उन्होंने वर्णन किया था, ठीक है, भारत के बारे में इस पुस्तक में बहुत बढ़िया से बताया था, ठीक। इसीलिए इसमें कहा गया है कि भारत का इतिहास जानने में सहायक है जो किताब लिखी थी इन्होंने, ठीक। इनके बचपन का नाम दोस्तों अबू रेहान, अबू रेहान था, ठीक है, इनको अबू रेहान कहा जाता था। आगे चलते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को, ऑप्शन है आपके, हर रंग में देख सकते हैं, केवल काले और सफ़ेद रंग में ही देखते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, केवल लाल रंग में ही देख सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, ठीक है, केवल काले और सफ़ेद में ही देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मनुष्य के आँख में 2 तरह की सेल पाई जाती है। जानवर मनुष्य जो आँख होती है तो उसमें 2 तरह की सेल पाई जाती है। एक का नाम होता है रॉड शलाका सेल, ठीक, एक का नाम होता है कोन सेल, ठीक है दोस्तों, यानी शंकु सेल जिन्हें कहते हैं। जो शलाका सेल होती है दोस्तों, ये रात में काम करती है, यानी रॉड सेल ये रात में काम करती है। और जो कोन सेल होती है ये रंगों, ठीक है, जो हम रंग देखते हैं उसके लिए उत्तरदायी होती है। हमारे रंगों का निर्धारण इसी सेल से होता है कि हम कौन सफ़ेद, कौन मतलब जो है रंगीन रंग जो होते हैं, लाल, नीला, ठीक है, ये कोन सेल से ही पता चलता है। दोस्तों ये जो सफ़ेद मतलब कोन सेल होती है ये अधिकतर जो है सफ़ेद यानी मतलब उजाले में ही काम करती है, ठीक है, यानी दिन में ज़्यादा काम करती है उजाले में, और जो रॉड सेल होती है रात में काम करती है। तो इसी कारण दोस्तों जो जानवर होते हैं वो रात में इन मतलब कोन सेल तो काम नहीं करती रात में, ठीक है, क्योंकि प्रकाश में काम करती है कोन सेल, तो रॉड सेल उस समय एक्टिव होती है। इस कारण से वो काली और सफ़ेद चीज़ें ही देख पाते हैं, क्योंकि जो कोन सेल होती है ये रंगों के, ठीक है, लिए उत्तरदायी होती है, जैसे लाल, नीला, पीला, हरा, ठीक है, ये कोन सेल इसके लिए उत्तरदायी होती है। और रॉड सेल दोस्तों ये रात में काम करती है। तो जानवरों में रॉड सेल एक्टिव हो जाती है। और वैसे भी दोस्तों जानवरों में कोन सेल बहुत ही कम पाई जाती है, मनुष्यों में कोन सेल पाई जाती है, जिससे हम रंग देख पाते हैं, हर तरह के रंग देख पाते हैं। आगे चलते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन क्या है? ठीक, आपके ऑप्शन हैं। हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियाँ और 14-15 साल के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं। झुंडों की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ऑप्शन आपका डी है। एक ही झुंड में हाथियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। अब देखिए, अब सही क्या ऑप्शन होंगे? ए बी सही है कि ए सी सही है कि बी डी सही है कि सी डी सही है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, यानी देखिए हाथियों के झुंड में केवल हाथिनियाँ ही रहती हैं, ठीक है, और 14-15 साल के बच्चे रहते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपका सी है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी होती है, वही पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक, और बाकी गलत है। आगे चलते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं, जिन्हें कहते हैं। इन ऑप्शन है आपके परागकोश, पराग, ठीक है, मूलांकुर और वर्तिकाग्र। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, पराग। ठीक है, देखिए पराग क्या होता है दोस्तों पौधों में निषेचन होता है, ये पराग के कारण ही होता है। ये पोलन ग्रेन होते हैं एक तरह के, ठीक है, जो मतलब जो है आपका जो पराग कोष होता है दोस्तों, ये पुरुष वाला भाग होता है, ठीक है, और जो वर्तिकाग होता है ये स्त्री, ठीक है, वाला भाग होता है, जिसे स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जो पुरुष वाला भाग होता है, ठीक है, इसमें ये पराग कण पाए जाते हैं। ठीक जी, और इसके बाद दोस्तों पराग कोष से निकल करके, ठीक है, पराग यहाँ वर्तिकाग में जाते हैं, जिसे निषेचन होता है। ठीक है, ओके। और आपको बता दें एक परागण होता है, ठीक है, परागण होता है दोस्तों, जिसके कारण जो है जो पराग कोष होता है, ठीक है, और वर्तिकाग होता है,
पराग कोश से निकल करके जो पराग होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, ये वर्तिकाग्र में जाते हैं। ठीक, अब दोस्तों जैसे कि एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ में जो पुष्प हैं, ये पुष्प में होते हैं, पुष्प में, ठीक है। तो एक पेड़ में जो एक पुष्प होता है, उससे जो उसके पराग कोश होते हैं, ठीक है, पुष्प में होते हैं दोस्तों पराग कोश। जो पराग कोश के पुष्प के भाग हैं पराग कोश, पराग, ठीक है, वर्तिकाग्र के पुष्प के भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पेड़ का जो पुष्प होता है, तो पुष्प में, ठीक है, एक ही मतलब पेड़ की बात हो रही है, एक ही पेड़ के पुष्प में जब वो मतलब जो है पराग दूसरे में मतलब जो वर्तिकाग्र में जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, परागण। और दूसरे मतलब जो है उसमें जाता है तब भी परागण होता है। लेकिन ठीक दोस्तों, तो जब एक ही पेड़ के पुष्प में, ठीक है, पराग, ठीक है, पराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र में जाते हैं, तो उसको स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, स्वपरागण। और जब देखिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पुष्प में, ठीक, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पुष्प में जब पराग जो है किसी के माध्यम से, जैसे कि कोई हवा के माध्यम से कोई पक्षी ले करके जाता है, तब मतलब जो परागण होता है, तो उसे परपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परपरागण। ठीक है, जो परागण होते हैं दो तरह के होते हैं, एक स्वपरागण, एक परपरागण। जो एक ही पेड़ के अंदर जो पुष्प होते हैं उनमें जो होता है उसे स्वपरागण कहते हैं। और जो दूसरे पुष्प मतलब पेड़ के में जाते हैं जब पराग, ठीक है, पराग पोलन ग्रेन किसी के माध्यम से, जैसे कोई पक्षी ले गया, ठीक, या हवा के द्वारा, किसी पानी के द्वारा, जैसे भी वो चला गया, पोलन ग्रेन जो होता है, तो उसको जो है परपरागण कहते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने और खाने की कौन सी चीज़ें मिलेंगी। बेचने वाले खाने की चीज़ें कौन सी बेचते हैं, ठीक है, बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते हैं। ढोकला ऑप्शन है आपका, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे, लस्सी, इडली, चटनी, वड़ा पाव, ठीक है, चटनी, और पूरी, साग और ठंडा दूध आपके ऑप्शन हो गए। तो आपका ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा। वहाँ ढोकला बहुत फेमस है। अहमदाबाद गुजरात आप कभी गए होंगे तो वहाँ ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल बहुत फेमस है। और वहाँ स्टेशन में ही ये चीज़ें ज़्यादा आपको दिखती हैं, बेचने वाले बेचते रहते हैं। आगे चलते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण क्या होगा। तो इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि उनकी पक्षियों की आंखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रख लीजिए। जो पक्षी होते हैं दोस्तों, उनकी पुतलियाँ घूमती नहीं हैं, ठीक है। जैसे हमारी पुतली इधर से उधर घूम जाती है ना, सफ़ेद जो काले कलर की होती है, सफ़ेद, ठीक है, तो पुतली हमारी घूम जाती है, लेकिन उनकी पुतली जो है नहीं घूमती है। इस कारण से दोस्तों वो जो है अपनी गर्दन को हिलाते रहते हैं, ठीक है। और बाकी ऑप्शन नहीं सही होंगे, उड़ सकते हैं, ठीक है, ये गलत है। पक्षियों की आँखें छोटी होती है, भी गलत। उनके कान आँखों से ढके होते हैं, ऐसा मतलब ऐसे जब वो गर्दन हिलाते हैं तो इसका मतलब जो है रीज़न यही है कि उनकी पुतली, जो आँख की पुतलियाँ होती हैं, वो घूम नहीं पाती हैं, ठीक है, घूम नहीं सकती हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। ठीक, आपके ऑप्शन हैं चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू और मटर। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, ठीक। तो आपका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, ठीक। आपको बता दें, हमारे शरीर में 3 तरह की रक्त कणिकाएँ पाई जाती हैं, 3 तरह की, ठीक है। एक होती है RBC, दूसरी होती है WBC, और लास्ट में प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक। जो RBC होती है दोस्तों, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है,
ठीक है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो रक्त होता है लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त जो है लाल होता है, ठीक है। और दोस्तों, और जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है ये आपको बता दें आरबीसी में ही होता है। शरीर में जो ऑक्सीजन इधर से उधर जाती है आरबीसी के द्वारा ही जाती है। ये आप याद रखिएगा। इनकी जो मतलब जो है संख्या होती है जीवित रहने की 120 दिन होती है, ठीक है। 120 दिन तक ही आरबीसी जीवित रह सकती हैं, इसके बाद ये मतलब मर जाती है। इनका निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, रक्त में आरबीसी में, जिसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है, इसमें दोस्तों आयरन पाया जाता है, ठीक है। लौह, आयरन नामक एक तत्व पाया जाता है। अगर किसी में आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिसके कारण उसकी पूर्ति हो सके? तो आपका ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों, डी, ठीक है। आंवला, ठीक, और हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। देखिए जो विटामिन सी होती है उसमें आंवला सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। विटामिन सी, ठीक है, उस विटामिन सी जो होती है दोस्तों, ठीक, आप याद रखिए, आंवला में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक। विटामिन सी जिसके कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, हमारे दांतों में पैलिया हो जाती है, तो ये में विटामिन सी की कमी से ही होता है। और आंवला में सर्वाधिक जो है विटामिन सी पाई जाती है, ओके। हरे पत्तीदार सब्जियां होती हैं, ये आयरन में पाया जाता है। गुड़, ठीक है, गुड़ में भी बहुत आयरन पाया जाता है, इसलिए इनकी सलाह दी जाती है जिनमें आयरन की कमी एनीमिया हो जाती है। आयरन कमी एनीमिया भी कहते हैं दोस्तों। जो आयरन है, जो पालक है, ठीक है, पालक स्पिनिच जिसको कहते हैं, सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक। आयरन पालक में सर्वाधिक पाया जाता है। और दोस्तों आम में भी पाया जाता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों में आगे चलते हैं। करौंदा में एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, करौंदा में क्या पाया जाता है? करौंदा में भी आयरन पाया जाता है दोस्तों, ओके। हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन है आपके, विषय की आधारभूत संकल्पना की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों के को स्मरण करना, कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? दोस्तों जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में दी गई थी उसमें दोस्तों ये बताया गया था, ऑप्शन आपका इसका थर्ड सही होगा, ठीक है। कक्षा कक्षी अधिगम को ये बाहर के जीवन से जोड़ना, ठीक। उसमें दोस्तों रटन प्रणाली थी, ठीक है, रटने की प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया था। और कक्षा कक्ष के अधिगम को बाहर के जीवन से जोड़ना, गतिविधि आधारित मानना, उसमें गतिविधि को मतलब प्रधानता दी गई थी कि कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ देना, ठीक है, गतिविधि पर जोर दिया जा रहा है, ये चीज़ें उसमें बातें हुई थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? देखिए नहीं की बात हो रही है, याद रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन पेपर में नहीं हो तो उसको आप तुरंत ध्यान दीजिए क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपके ऑप्शन है, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान कौशल से लैस करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों के पर्यावरण के सरोकार उत्पन्न करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे, उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल, ठीक है, होना चाहिए। अब देखिए आपका क्वेश्चन ये था कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, मतलब इसमें प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या के अनुरूप नहीं है, कौन सा नहीं है? मतलब 3 है और 1 नहीं है, तो आंसर आपका दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक, यानी ये गलत है। उसे काम की दुनिया में, ठीक है, काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए, ये गलत है, काम की दुनिया नहीं, ठीक है, यानी जो 3 है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन की पाठचर्या में ये अनुरूप नहीं है, यही बस अनुरूप नहीं, बाकी 3 अनुरूप हैं आपके जैसे। उसे शिक्षार्थियों पर्यावरण सरोकार उत्पन्न करने से और सी बात है, पर्यावरण की बात हो रही तो पर्यावरण के सरोकार उत्पन्न करना चाहिए, ठीक है।
उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान से उत्पन्न हो। ठीक है, ये भी होगा। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं, बाकी वो नहीं, पहला वाला नहीं था। तो वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च, ठीक है, प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। तो आप ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए क्यों स्थान दिया गया है। पहला ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मरण के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीक शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने में, ठीक है, के लिए। क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा दोस्तों सही बी, ठीक है। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों के अवसर, चिंतन और विस्मय की बात नहीं कर रहा है, ये पर्यावरण की देखिए बात कर रहे हैं। तो विषय के आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए बात करेंगे, तकनीकी शब्दावली और सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। चिंतन और विस्मय की इसमें बात नहीं है दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविता और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में, ठीक है, कविता और कहानी को जो शामिल नहीं किया जाता है उसका उद्देश्य नहीं है। विषय में रुचि का विकास करना, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देना, ठीक है, सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। ऑप्शन आपका डी है। ये आंसर क्या होगा इसका? देखिए, कविताओं और कहानी को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही होगा, नित्य एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। यही बस उद्देश्य नहीं, बाकी सारे उद्देश्य हैं कहानी और कविताओं को शामिल करने का। देखिए, विषय में रुचि प्रदान करना, ठीक है, रुचि का विकास करना। देखिए, कहानी और कविताएं होंगी तो आप मतलब रुचिकर हो जाएगा वो, ठीक है। शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, श्योर सी बात है, कहानी और कविताओं से उनको मज़ा आती है। और शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देने के लिए, श्योर सी बात है, कहानी से क्या होता है, कल्पनाशीलता विकसित होती है, ठीक है, और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा मिलता है, ठीक। आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, ठीक। देखिए, आप क्वेश्चन पहले अच्छे समझिए। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही, ठीक है, बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त, ठीक है, आवश्यकता को पूरा नहीं करती, मतलब जो ये आवश्यकताएं लिखी इसको पूरा नहीं करती। आपके ऑप्शन है, यहाँ भय और पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, यहाँ विषय को सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, ठीक। तो आपके ऑप्शन क्या होंगे बताएं आप, तो ऑप्शन क्या सही होंगे, ठीक। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह शब्दावली परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, ठीक है दोस्तों। यानी जो आपके क्वेश्चन था उसके अनुसार तीन चीज़ें तो आपको पूरा करती हैं आवश्यकताओं को, ठीक है, लेकिन सिर्फ जो है डी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, ठीक। यानी पर्यावरण अध्ययन दोस्तों, ठीक है, बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए, क्योंकि यह भय और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल को बढ़ाती है, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रिया में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, यह शिक्षण अधिगम पर अधिक बल देती है, ठीक है। बाकी एक जो आपका सही नहीं था, ठीक है, ये देखो नहीं लिखा ना, ये ध्यान दीजिएगा। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी, ठीक है, प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी, ठीक है। देखते हैं
ऑप्शन विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट को प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, जानवरों उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को दिखाने के लिए कहना। ठीक है, देखने के लिए कहना। ठीक, तो आपके ऑप्शन आपको पता ही है दोस्तों कि बच्चों को मतलब जो 10 चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा समझ में आती हैं। अगर कोई बच्चा टीवी में कोई चीज़ देखता है तो तुरंत उसको याद कर लेता है, यानी पिक्चरें हमें ज़्यादा समझ में आती हैं, हमें भी, बच्चों को भी, हम ज़्यादा जल्दी मतलब उन अपने दिमाग में उनको बैठा लेते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका जो पिक्चर वाला ये आपका थर्ड सही हो जाएगा ये। ठीक है, जानवरों उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। ठीक है, ठीक है, जो फिल्म प्रदर्शित होगी दोस्तों तो बच्चे उसको देखेंगे और अपने जहन में बैठा लेते हैं। तो इसीलिए मतलब हमारी शिक्षण प्रणाली में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने की बात कही जाती है अक्सर। ठीक है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में से प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि आपके ऑप्शन है, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं। यह आकलन शिक्षकों की सुविधा को बढ़ाता है। यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। यह आकलन विषय निष्ठा को कम करता है। यह आकलन विषय निष्ठा को कम करता है। आपके ऑप्शन है, पहले आप क्वेश्चन अच्छे से समझिए। क्या क्वेश्चन था कि जो कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण के अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक के अंत में पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया था जिसका नाम है हम क्या समझें। ठीक है, यह सुझाव दिया जाता है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब ये देखिए, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है। परिवर्तन क्यों किया गया है कि सही या गलत में नहीं समझे जाएंगे, क्यों किया गया है, यही आपको आंसर बताना है। ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों? ये जानने के लिए कि बच्चे कैसा सीख रहे हैं, यानी आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, यह जानने की में कि शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। ठीक है, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। आगे चलते हैं। प्रयोग, ठीक है, प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। आपके ऑप्शन हैं, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाना। ठीक है, चित्र बनाता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है। प्रत्येक अनिवार्य तत्व बताता है। शिक्षार्थियों से कहता है कि वे सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। ए प्रकरण पर वीडियो दिखाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या सही हो जाएंगे, आप आंसर दीजिए। तो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्तों। आप ऑप्शन आपका है ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र। देखिए, एक चीज़ आप जान लीजिए कि चित्र के माध्यम से भी बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ का याद रखिएगा। ठीक है, देख करके बच्चों के दिमाग में चीज़ें जल्दी बैठती हैं। प्रयोगशाला, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। एक शिक्षक खाना, ठीक है, जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना, देखिए खाना हमें खाना चाहिए की संकल्पना बताता है। तो उसके लिए निम्नलिखित कौन सी गतिविधि करनी चाहिए, तो उसे भोज्य पदार्थों के चित्र दिखाने चाहिए। तो जब चित्र देखेंगे बच्चे तो उससे बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, आप हमेशा याद रखिएगा ऐसे ऑप्शन पॉजिटिव होते हैं। चित्र दिखाना, ठीक है, पिक्चर दिखाना उस मतलब चीज़ से संबंधित, या फिर अभ्यास करवाना बच्चों से, मतलब जो है उसको अभ्यास करवाएंगे तब भी बच्चा बहुत जल्दी समझता है। प्रयोगात्मक चीज़ें बच्चा बहुत जल्दी समझता है। आगे चलते हैं। ऐसे ऑप्शन हमेशा सही होते हैं। क्वेश्चन है आपका,
कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा, ठीक है, हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों से कौन सी करने की योजना बनाती है। मतलब ठीक है, निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। क्या गतिविधि बनाएगी? हवा, ठीक है, सब जगह है। अगर इस प्रकरण को समझाना है तो क्या योजना बनाएगी? वो आपके सामने ऑप्शन है। शिक्षार्थी को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करना। ठीक, आप याद रखिएगा, आप तुरंत कर लोगे अगर जो है अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। उपयुक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ने के लिए सार्थक नहीं। देखिए और एक चीज़ जोड़ दिया इसमें बताया कि जो ये चार गतिविधियाँ बताई गई हैं तो इनमें से कौन सी प्रभावी नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है, चारों में से कौन सी प्रभावी नहीं रहेगी तो आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी चर्चा की थी इस विषय में कि जो 2005 की पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो बताई गई थी उसमें हमेशा ये बात को कहा गया था कि कक्षा कक्ष से मतलब बाहर को जोड़ना, जो कक्षा कक्ष है बाहरी वातावरण से उसको जोड़ना। ठीक है, और गतिविधि आधारित चीज़ें को करवाना। ठीक, ये मतलब उसकी रूपरेखा है। और मतलब रतन प्रणाली को जो ख़त्म करना। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन आपका मतलब कम प्रभावी होगा। शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण की क्या ज़रूरत है, उसको ये समझाना है। ठीक है, क्या समझाना था कि हवा सब जगह है, तो इसमें क्षेत्र भ्रमण की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इन माध्यम से भी समझा सकती हैं। विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना उदाहरण देंगी तो वो संकल्पना बच्चों में चली जाएगी, ये सही होगा, जो प्रभावी होगा। संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया, देखिए मल्टीमीडिया कैप्सूल। देखिए आपको बता दें, दृश्य और श्रव्य चीज़ें बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं अगर उनको कुछ चीज़ दिखाई जाती, सुनाई जाती, बताई जाती है। ठीक है ना, मल्टीमीडिया के द्वारा क्या होता है, चीज़ें दिखती हैं तो वो जल्दी समझता है। प्रकृति से संबंधित प्रश्न, अगर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तब भी वो जल्दी, अगर समझा होगा तभी तो प्रश्न का आंसर दे पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ पुस्तकों में से विभिन्न प्रकरणों में से एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है करके देखो। इसका क्या उद्देश्य है? आपके आंसर है दोस्तों, ऑप्शन है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखना, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ठीक, देखिए करके देखने का, ठीक है, उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका जो उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए कभी भी जब करके देखने की बात आती है तो जिस पाठ को बच्चे ने पढ़ा है, समझा है, उसे वह प्रत्यक्ष रूप से करके देखेगा ताकि उसे पूर्ण रूप से समझ सके। ठीक है, जब प्रत्यक्ष रूप से करके देखेगा तभी वो समझ पाएगा। तो करके देखने का मतलब उद्देश्य यही है दोस्तों कि प्रत्यक्ष रूप से वो हस्तपरक अनुभव प्राप्त कर सके। जब स्वयं से करेगा तो वो मतलब जो है अनुभव प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर पाएगा, हस्तपरक अनुभव, स्वयं का अनुभव। ठीक है, आगे चलते हैं। करके देख, जो बच्चों को करके सिखाना, ठीक है ना, ये बहुत कारगर होता है। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और यही शिक्षा का उद्देश्य भी है। पर सीटेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो उनके पॉजिटिव आंसर ही होता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अब आप सोचिए क्या आंसर होगा, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। जिन भी अभ्यर्थियों को इसका आंसर पता हो, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक, यानी अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, अधिगम विस्तार का अवसर उपलब्ध कराना दत्तकार का मुख्य लक्ष्य ही होता ही है। देखिए उससे क्या होगा, बच्चा जल्दी मतलब जो है उसका जो अधिगम सीखने का विस्तार होगा। ठीक है, और वो सीखेगा जल्दी। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक,
ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। आप पर्यावरण मतलब जो है अध्ययन के शिक्षक हो, ठीक है, तो आप चिड़ियाघर का भ्रमण करवा दो, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाना चाहिए। ऑप्शन है आपके, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकसरता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिक दिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ठीक, ऑप्शन आपका लास्ट है, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। देखिए, कोई शिक्षक है, ठीक है, वो अगर बच्चों को चिड़ियाघर के भ्रमण के रूप मतलब का आयोजन करवाता है, वहाँ ले जाता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध करवाना। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव। देखिए, जब वहाँ वो पहुँचेगा, वो चीज़ों को देखेगा अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से, तो ये उसको जो सक्रिय, ठीक है ना, वो एक्टिव जो मतलब अधिगम है, ठीक है, लर्निंग है, उसका अनुभव होगा। जब देखेगा चीज़ों को तो उससे मतलब जब प्रत्यक्षीकरण का अनुभव होगा दोस्तों उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन आपका थर्ड है, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली का सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ठीक, आपके ऑप्शन हो गए। यानी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का कौन सा उद्देश्य नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा नहीं, तीन है और एक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, डी, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना। देखिए, ये गलत है आपका, बाकी आपके तीनों सही हैं। ठीक, देखिए, परिभाषा याद कराने, शब्दावली याद कराने की कोई बात ही नहीं हो रही है, शब्दावली की सही परिभाषा। ठीक है, यहाँ पर पर्यावरण की बात हो रही है ना, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों को विद्वान विचारों अभ्यासों का प्रश्न करने के योग्य बनाना होता है। ठीक है, इसे बच्चों को समाज के जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना होता है, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। देखिए, कविता है पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में गरीबी, निरक्षरता, ठीक है, और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है, तो कौन सा अधिगम अनुभव सबसे प्रभावी है इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यान आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनको विश्लेषण करने के सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। ठीक, क्या आप सही हो जाएगा जो सबसे प्रभावी है। ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा दोस्तों, थर्ड। कभी भी जो बड़े आंसर होते हैं, ज़्यादातर आंसर वही सही होते हैं। ठीक, तो आपका थर्ड देखिए क्वेश्चन के हिसाब से भी ये सही है। ठीक, आप देखिए इसमें कहा गया है, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लिए कहना। देखिए, जो सामूहिक परियोजना होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा कारगर होती, कोई भी चीज़ समझना, कोई भी चर्चा करना, किसी भी विषय को करना, तो सामूहिक जब परियोजना होगी तो वो ज़्यादा कारगर होगी। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, जो भागीदारीता, यानी अगर हम किसी बच्चे को अपने साथ भागीदार बनाते हैं किसी चीज़ों पर, तो ये मतलब जो है सबसे कारगर उपाय होता है चीज़ों को समझने के लिए। ओके, आगे चलते हैं।
प्रभावी स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक, ठीक है, आकलन को शामिल नहीं किया गया है। डैश डैश रचनात्मक आकलन डैश डैश को शामिल नहीं किया गया है। क्या नहीं शामिल किया गया है? शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने, शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। तो ग्रेडिंग रैंकिंग की जब भी बात होती है दोस्तों, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, ग्रेडिंग रैंकिंग हमेशा देखिए गलत होते हैं, आप याद रखिएगा। तो सन्ना शामिल करने की बात कही जा रही ना, तो देखिए हमेशा यही होगा ऑप्शन सही आपका, ग्रेडिंग और कहाँ गया डी, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन की बात हो रही है, ठीक है, को शामिल नहीं किया जाएगा। तो ग्रेडिंग और रैंकिंग ये कभी भी नहीं शामिल किया जाता, कभी भी ये आंसर हमेशा गलत होते हैं, ठीक है। मतलब जब भी ग्रेडिंग और रैंकिंग की बात आती है तो ये हमेशा जो है गलत होते हैं। तो आपके ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा। ओके, बाकी सबको शामिल किया जाएगा। शिक्षार्थियों की अधिगम रिक्तियों की पहचान के लिए होता है रचनात्मक आकलन, शिक्षण में कमियों की पहचान के लिए होता है आकलन, और शिक्षार्थियों के सीखने के लिए को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। सीखने के मतलब जो है सीखने के, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने के लिए, जब वो क्या सीखे उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये होता है आकलन, रचनात्मक आकलन, जो रचनात्मक आकलन होता है, ठीक है। आगे चलते, ग्रेड और रैंकिंग देने के लिए नहीं होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपका, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, ठीक है। खानों का उत्खनन, खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजारों में बेचने के लिए पंक्तियाँ एवं जड़ी बूटी इकट्ठा करना, ठीक। बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, ठीक। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है, ठीक। मतलब कौन सा है जिससे जंगल गायब हो रहे हैं। तो आप देखिए आपके ऑप्शन हैं, ए है, ए बी है, ए बी सी है, और कि ए बी सी डी ई है, ठीक। ए बी सी डी ई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सही? दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए और बी, ठीक है। देखिए ए और बी में क्या दिया हुआ था, खानों का उत्खनन करना, ठीक है। यानी जब हम जो खाने बनाई जाती, खुदाई की जाती हैं, ठीक है ना, माइनिंग जब करवाई जाती है, तो उससे देखिए हमारे जो है पेड़ पौधे गायब हो रहे हैं, ठीक है। और बांधों का निर्माण कराएंगे, तब भी ऐसा होता है। बाकी और सारी चीज़ें उसके लिए ज़रूर मतलब जो है नहीं है। बाज़ार में बेचने के लिए पत्तियाँ और जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करना वो उससे संबंधित नहीं है। बांसों से टोकरी बुनना ये भी नहीं संबंधित है। गिरे हुए पत्तों से देखिए गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाएंगे तो वो जंगलों के गायब होने का लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। ठीक है, वो तो गिर ही जा रहा है पत्तल, भाई पत्ते तो गिरेंगे ही गिरेंगे, ठीक है, वो जिम्मेदार नहीं है। जब माइनिंग करवाते हैं, खुदाई करवाते हैं जंगल में, ठीक है ना, तो उससे मतलब जंगल हमारे गायब हो रहे हैं। और बांधों से जब बांध निर्मित होते हैं तो उससे भी। ओके, आगे चलते हैं। कांसे के बारे में सही कथन सुनिए। कांसा लोहे, चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा और टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। ऑप्शन है आपका सी, कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप और मूर्ति बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। क्या देखिए आप ऑप्शन है आपके, बी सही है, बी और सी सही है, कि सी डी सही है, कि डी और ए सही है, कि ए सी सही है, क्या सही है? दोस्तों बी और सी यानी ए आंसर हो जाएगा आपका, ए आंसर सही हो जाएगा, बी और सी। देखिए दोस्तों जो कांसा होता है तांबा और टीन से पिघलाकर बनता है। हमेशा कांसा याद रखिएगा, कॉन्स जो होता है, ब्रॉन्ज जो होता है दोस्तों, वो तांबा और टीन से मिलकर के बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। और सी में है, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप और मूर्ति, ठीक है, बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत मजबूत होता है, इससे तोप और मूर्ति बनाई जाती है। आगे चलते हैं। गांधीगाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति अब पहले भोपाल और फिर हैदराबाद
ठीक है, आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र की यात्राएं, ठीक है, जो उसके सफ़र की दिशाएं क्या होंगी, सफ़र की दिशाएं क्या होगी, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में, पहले दक्षिण दिशा में या फिर, ठीक है, पूर्व दिशा में। देखिए, अगर आपको सही जानकारी होगी, ठीक है ना, ये दिशाओं की, तो आप तुरंत बता दोगे, यानी कौन सा स्टेट कहाँ पर सिचुएटेड है तुरंत आप बता दोगे। देखिए, आपके जो है गुजरात, हम ये पूरा, ये पश्चिम की तरफ, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ठीक है, और ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक। तो गुजरात आपको पता है पश्चिम में है, गुजरात कहाँ है आपका, पश्चिम में है। और देखिए, तो कोई व्यक्ति, पहले भोपाल, अब भोपाल कहाँ है आपका, मध्य में है, ठीक है, भोपाल भारत के मध्य में है, बीच में है, यानी मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी ही है दोस्तों, ये बीच में है। और हैदराबाद दोस्तों, आपको पता है हैदराबाद जाने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यानी ये दोस्तों आपको इधर साइड, यानी पूरब और दक्षिण की तरफ जाना पड़ेगा, इधर ये हैदराबाद है, ठीक। तो आपको पहले 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 कहाँ जा रहा है कोई व्यक्ति, पहले भोपाल, ठीक। तो पहले आप देखिए, यहाँ से जब जाएंगे तो पूरब से, ठीक है ना, यानी पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे पहले, ठीक, पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण, पहले पश्चिम दिशा में जाएंगे, ठीक दोस्तों। अब देखिए, आपको बताए थे कि जैसे गुजरात यहाँ, तो आप पहले पूरब की ओर जाएंगे, ठीक, पूरब इधर है, ठीक, तो पहले पूरब की ओर जाएंगे, तो आप पहले पूरब दिशा में, आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। और पूरब से देखिए फिर नीचे इधर आएंगे, पर यहाँ से फिर नीचे की तरफ जाएंगे, दक्षिण जाएंगे कि नहीं जाएंगे, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, तो पहले पूरब की दिशा की ओर जाएंगे और फिर दक्षिण, क्योंकि आपका गुजरात यहाँ था, गुजरात से आप पूरब की दिशा की ओर आप जाओगे, ओके। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन है कि किसी शहर के मानचित्र पर यहाँ लिखा है, स्केल 1 सेंटी बराबर, जो है 1 सेंटीमीटर बराबर एक, ठीक है, 110 मीटर होता है, यदि मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 स्थान है कोई, उनके बीच की दूरी दोस्तों 115 सेंटीमीटर है, कितना, नहीं सॉरी 15, केवल 15 सेंटीमीटर है, ठीक। तो दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी, ठीक है, वास्तविक दूरी, जो दूरी इसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या होगी, देखिए आपको बता दें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है, ठीक। तो 15 गुणे 110 कर दीजिए, जब 15 गुणे 110 करेंगे दोस्तों, तो आपका आंसर सही आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1650, ठीक है, मीटर। 15 गुणे जब 110 करेंगे तो 1650 मीटर आएगा। अब 1650 मीटर का मतलब ये है 1.6, ठीक है, किलोमीटर। आपको बता दें, 1 किलोमीटर में 1000, ठीक है, मीटर होते हैं। तो जब 1650 मीटर होंगे तो इसका मतलब 1006, ठीक है, 650 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट भाग है, ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है दोस्तों, आपको पता होगा, दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है ये, नेपाल में है, ठीक है, ऑप्शन आपका 3rd सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर जो भारतीय थी सबसे पहले चढ़ी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनका नाम तो बछेंद्री पाल था, ठीक। और जो 2 बार चढ़ी थी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर पहली, तो उनका नाम था संतोष यादव, ठीक है, आप याद रखिएगा संतोष, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और जो विश्व में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, उनका नाम था, ठीक है, तुझको तेबई, ठीक है ना, जुनको तेबई नाम था दोस्तों उनका, वो जापान की थी, जुनको तेबई, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सारे। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए, ठीक। अन्य लोगों का सामान, ठीक है, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप के पीछे पीछे चलें, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने का इंतज़ाम करना, ठीक।
रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेरियन, ठीक है, में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां उपयुक्त में से चयन कीजिए। यदि जो माउंटेरियन है दोस्तों, जो ग्रुप उसका लीडर होगा तो उसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, आपको इनमें से उपयुक्त में से चयन करना है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों ABC, BCD, CDE, ADE। तो आप आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, था लास्ट फोर्थ आंसर हो जाएगा ADE। देखिए क्या क्या है। अन्य लोगों का सामान, ठीक, उठाने मदद करना, श्योर सी बात है। जिम्मेदारी क्या है, अन्य लोगों की सामान उठाने मदद करना। अड्डी में क्या है, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके खाने पीने का इंतजाम करना, श्योर सी बात है, ये होना ही चाहिए। और रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, वही ऐसा काम करेगा। बाकी और देखिए नहीं होगा दोस्तों। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, ये नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद बी था, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे, नहीं, ये भी नहीं बात होती, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आपके पूर्व में जो पेपर हुए हैं सीटेट के, उनमें प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप इन प्रश्नों को देखिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, जो पूर्व में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उससे अंदाज़ा मिल जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये प्रश्न ही अन्य मतलब जो आगे एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे ही जाते हैं, ठीक, बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न। तो आप इनको जो है अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और याद रखिए। और जो भी अभ्यर्थी नए हैं हमारे चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, आपको प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, ठीक, और आपके लिए नई नई अपडेट देते हैं। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।